नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर एकेडमी। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के ईवीएस सेक्शन की थर्ड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों थर्ड क्लास को ध्यान से सुनिएगा, उसके साथ साथ नोट्स बनाना रहेगा तो नोट्स भी बनाइएगा, नहीं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जा सकते हैं। जो ऑफिशियल नंबर क्या है 9795540078 है, जिसपे कि आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्रभाकर एकेडमी के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सीटेट के, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, जिससे कि रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। रिवीजन करेंगे तो आपका नंबर वैसे ही 120 प्लस आएगा। ओके दोस्तों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्या है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन मीन्स बी कीपिंग। बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है। मधुमक्खी के पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का जो बोचाहा गांव है, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाते हैं। ये भी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं मधुमक्खी का पालन करके। तो आप लोग अगर इसका भी ट्राई कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल के रूप में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, जिससे कि आप और भी सेक्टर में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं मे बी। तो टीचिंग लाइन्स में तो आप लोग की तैयारी चल ही रही है उसके साथ साथ। तो ये शहद बनाने का काम करते हैं मधुमक्खी पालन करके। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ओके, बोचाहा गांव में। तो अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। क्या होता है? अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर के दिन में होता है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय, यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। और मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है? एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, जिसका काम बस अंडा देना होता है। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, जिनका काम क्या होता है? छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। दिन भर काम करने वाली मीन्स जो मेहनत करने वाले, लेबर वर्क करने वाली होती हैं। ऐसी भी मधुमक्खियाँ होती हैं जो अपना काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पे रस मिल रहा है, और जा कर के वहाँ से मधुमक्खी रस को लेकर आती हैं, फिर शहद बनाती हैं। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो मधुमक्खियाँ रस को लेकर आती हैं। और बच्चों का पालन करना भी इन्हीं का काम होता है, जो रस को लेकर आती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। एक बक्सा प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। और नर मक्खी जो होते हैं छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी नर जो कुछ खास काम नहीं करते हैं। और मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो फार्मिक एसिड पाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है उसको डिस्कस करते हैं। मीन्स स्तनधारी सरीसृप कीट एंड पक्षी। स्तनधारी मीन्स मैमल्स। मैमल्स मीन्स जो दूध पिलाते अपने बच्चों को, या बच्चे पैदा करने वाले को स्तनधारी बोलते हैं। जिनके कान बाहर निकले होते हैं उन्हें स्तनधारी बोलते हैं। स्तनधारी मैमल्स। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मीन्स इनका शरीर का तापमान बाहरी ताप में परिवर्तन तो नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है? तो व्हेल मछली होती है। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली होती है। ओके दोस्तों, अब रेप्टाइल्स के बारे में, सरीसृप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरीसृप्स क्या है?
इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। कैसे करके चलते हैं? स्लाइडिंग करके चलते हैं। ये हवा में सांस लेते हैं, लेने वाले रीढ़धारी होते हैं। क्या? वर्टिब्री एनिमल्स होते हैं का समूह होता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ और टुंड्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। कीट, अब कीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कीटों के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी, बटरफ्लाई एंड अर्थवर्म, वेब्स, क्रिकेट्स, टर्मिट, स्पाइडर, ग्रासहोपर, काकरोच और कैटरपिलर, स्कॉर्पियो, ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट में आते हैं। अब हम लोग पक्षी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षी कहा जाता है, जो उड़ते हैं या पंख वाले होते हैं उसको पक्षी बोला जाता है। पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे पीकॉक, मोर। मोर हम लोग का क्या है? नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। स्पैरो गौरैया है, और पिजन कबूतर, डक बतख, आउल उल्लू, क्रो कौवा, बैट चमगादड़, वल्चर गिद्ध, मैना हॉक बाज और स्वान हंस, ये सारे पक्षी हैं। अब हम परजीविता और सहजीविता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैरासाइटिज्म एंड सिम्बायोसिस। परजीविता मीन्स पर मतलब दूसरा होता है, जीविता मतलब जीवन यापन करना। जो दूसरे पे जीवन यापन करेगा वो परजीविता हो जाएगा। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवी पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी जंतु बोलते हैं, मीन्स पैरासाइट जंतु बोलते हैं। जैसे जोंक आपने देखा ही होगा, तो ये परजीवी होती है। अमरबेल और जू, जो हम लोग के बालों में जू होते हैं, वो भी पैरासाइट होते हैं। उसके साथ साथ एंटमीबा, फीता कृमि, ये भी पैरासाइट होते हैं। अमरबेल जो होता है होस्ट प्लांट पे जाकर के ये रहता है, तो एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे जो अन्य जीव को क्या होता है? इसमें नुकसान होता है। किसमें? पैरासाइट में। ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। और सिम्बायोसिस में क्या होगा? इसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाता है। इसमें तो एक को नुकसान होता है, पैरासाइट में एक को नुकसान और दूसरे को फायदा होता है, लेकिन सिम्बायोसिस में दोनों लोग को फायदा होगा, दोनों को ये हेल्प लोग करते हैं। सहजीविता सिम्बायोसिस क्या होता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे को पर निर्भर हो रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है, और पौधों का यह गुण सहजीवता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम। मटर का जो पौधा होता है वो क्या करता है? राइजोबियम जो उसमें सहजीवी होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो मटर के पौधे के रूट नोड्यूल्स में होता है। ये इस जो राइजोबियम को शेल्टर देता है। कौन देता है शेल्टर? मटर के पौधे के रूट जो होती है उसको शेल्टर देती है, आवास देती है, निवास देती है वहाँ पे रहने के लिए। और राइजोबियम क्या करता है? मिनरल्स और वाटर को सैंड मतलब किससे? लैंड से ऊपर की तरफ भेजता है। तो सहजीवी जीवों के उदाहरण इस प्रकार हैं। क्या? लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाले कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खाता है, जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इससे बगुला को पोषण मिलता है और भैंस को संक्रामक से बचने में मदद मिल जाती है। इसे क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलेंगे, सहजीवी का संबंध बोलेंगे। ठीक है, अब हम जानवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जानवर क्या होता है, एनिमल क्या होता है उसके बारे में। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बालों के रंग के कारण उसके खाल पे डिजाइन होते हैं। दिन में जागने वाले जानवरों को आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो कैसे रंग को देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, तो सफ़ेद एंड काली, ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट पहले टीवी होती थी, तो वैसे ही दिन में हम लोग ब्लैक एंड वाइट देखते थे। अब तो कलरफुल आ गई है। पहले तो इसी तरह रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं।
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली जो होती है ठंडी में आप देखते होंगे दिखाई नहीं देती है, मीन्स वो गहरी नींद में चली जाती है छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। मीन्स कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो नेचुरल फिनोमेना को आने से पहले ही वो लोग जान जाते हैं। मीन्स उनकी जो क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जो बहुत सारी ऐसी ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिससे कि वो लोग पता कर लेते हैं, पता चल जाता है उनको, तो वो रेस्टलेस हो जाते, बेचैन हो जाते हैं। इस तरह करके आदमियों को भी वो लोग जागरूक करते हैं। जानवरों में ही देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति अधिक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, कई जानवरों की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? जिन जानवरों पे बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, और ये सारे जो होते हैं लोग etc और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो बच्चे देते हैं। ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और नेक्स्ट क्या है? स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इंकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। स्तनधारियों में मतलब बाल, हमारे कानों में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियन, इंकस और स्टेपस। मीन्स ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख होता है स्तनधारियों में। कुछ प्रजातियों, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देता हूँ, लगभग सभी स्तनधारी वर्ग आल मैमल्स के जंतु बच्चे देते हैं। जितने भी मैमल्स हैं सारे बच्चे देने वाले होते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जो बच्चे नहीं देते हैं तो वो अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। कान के आकार पर डिपेंड करता है कि उनके सुनने की शक्ति का कैसा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। जैसे आप अपने कान के पीछे हाथ को रखेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह मीन्स जब एरिया बढ़ेगा तो साउंड ज़्यादा टकराएगा तो हमारे कान में ज़्यादा जाएगा, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगा कोई भी साउंड। चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा वस्तुओं को काले, सफ़ेद, ब्लैक, वाइट रंग में देख पाते हैं। कौन कौन देख पाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा वस्तुओं को काले, सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट रंग में देख पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जानवरों का शिकार। कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है? हाथों को उसके दांतों, गैंडों की सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। किसके लिए? कुछ न कुछ उसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं जिसको बेचने या ऑर्नामेंटल यूज करने के लिए उसका यूज, मतलब कि जानवरों को शिकार किया जाता है। तो हाथी के लिए किसके लिए किया जाता है? हाथी को उसके दांत के लिए किया जाता है, और गैंडे को सींग के लिए किया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जैसे सलमान खान ने किसको मारा था? सरिस्का अभयारण्य में ब्लैक हिरन को मार दिया था, तो उन पर कार्रवाई हो गई थी। तो इसमें तो ये जानवरों को मारना पोचिंग कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि प्रोहिबिटेड होता है। बट जो कोई भी मारेगा तो उस पर बहुत सारे एक्ट भी लगा दिए जाएंगे और उनको जेल में भी डाला जा सकता है। मीन्स जानवरों को शिकार करना पोचिंग कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक कानून है जो भारत में वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है। मीन्स उनको संरक्षित करके रखा जाएगा, बचा करके रखा जाएगा, जिनके शिकार, संग्रहण, कब्जा या व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। कि मतलब कि इसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, या वहाँ पे जाकर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, या कोई भी इनके पार्ट्स को व्यापार, ट्रेडिंग में नहीं शामिल कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है सांप को, या किसी भी एनिमल्स को पकड़ करके उससे कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। कुछ जानवरों की नींद कितने लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे गाय कितनी
घंटे की नींद लेती है तो 4 घंटे की नींद लेती है, और जिराफ 2 घंटे की नींद लेती है, अजगर जो होता है 18 घंटे की नींद लेता है, बिल्ली 12 घंटे की नींद लेती है। ये सीटेट में कभी कभी पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि गाय कितने घंटे की नींद लेती है, जिराफ कितने घंटे की नींद लेती है, अजगर कितने घंटे का नींद लेता है, और बिल्ली कितने घंटे की नींद लेती है, तो 12 घंटे की लेती है। स्लॉथ एक एनिमल है जो कि स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होता है। भालू की तरह दिखने में होता है बट भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे सोते रहते हैं, और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, और ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मीन्स एक सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं और पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना पेट भरते रहते हैं। मीन्स बहुत ही लेजी जानवर है ये जो स्लॉथ एनिमल है ना, बहुत ही लेजी जानवर है। मीन्स देखिए 8 पेड़ों पर ही घूमते रह जाते हैं अपने 40 वर्ष के जीवन में। मीन्स बहुत कम एरिया में ये रह जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं बाघ, टाइगर के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या करता है? 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ हमसे। बाघ की मूछें, जो उसकी मूछें होती है, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंधेरे में रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र यूरिन करके अपनी गंध छोड़ता है, और दूसरी बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता भी रहता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता भी रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। क्या दिया हुआ है कि बाघ का गुर्राना, ग्राउलिंग करना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घूम जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर को तुरंत भाप लेता है। मीन्स अगर पत्ता हवा से हिल रहा है या शिकार से झाड़ियाँ हिल रही हैं तो उसको पहचान लेता है, डिस्टिंग्विश कर लेता है कि किसके द्वारा हिली हुई है, ये हवा से हिला है या झाड़ियाँ किसी एनिमल के द्वारा हिली है, तुरंत भाप लेता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाघों के आवास को सुरक्षित करना। बाघ जहाँ पे शेल्टर है, जो जहाँ पे रहते हैं, उनकी आवास को सुरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाना है। क्या करना है? उनकी संख्या को बढ़ाना है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही नामीबिया से हम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या टाइगर्स को लेकर आए थे। ओके दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 18 राज्यों में फैले हुए हैं। कितने? 18 राज्यों में हैं। इस समय हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। कितनी हो गई है? लगभग दोगुनी हो गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। लगभग 200 बाघ क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। 2023 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 3167 थी, 3167 है। कब? 2023 में। अब इस समय 2024 चल रहा है, तो इस समय भी हो सकता है कि बाघों की संख्या बढ़ी होगी। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, हाथी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाथी के बारे में भी, एलिफेंट्स जो होती है हमारी विरासत पशु होती है। कौन सी होती है? विरासत पशु होती है। जो हाथी होती है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। पानी में खेलना बहुत पसंद है, उसके साथ साथ कीचड़ में भी खेलना पसंद है। वैसे तो सारे लोगों को, आदमी को भी पानी में नहाना और खेलना पसंद है, उसके साथ साथ हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना तो बहुत ही पसंद है। इसके ऊपर शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। किससे? कीचड़ और पानी से। हाथी के कान
पंखे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े बड़े पंखे जैसे होते हैं। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। कैसे करता है? हवा। जैसे पहले राजा महाराजाओं के घर में बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता था और कोई उसको हिलाता था जिससे कि हवा उनको लगती थी, तो वैसे ये लोग भी, हाथियाँ भी हिलाती रहती हैं अपने कान को, ठीक है, हवा करने के लिए। 3 महीने का हाथी लगभग कितने ग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का होता है, वजन उसका होता है। 3 महीने के हाथी का 200 किलोग्राम वजन होता है। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी, जो बड़ी हाथी होती है, वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। केवल एक दिन में 24 घंटे में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी क्या करते हैं? ऐसे जैसे आपने देखा भी होगा कि एक फिल्म भी बनी है कि हाथी मेरा साथी, मीन्स हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, मीन्स साथी की जैसे काम करते हैं, दोस्त की जैसे काम करते हैं, फ्रेंड्स की जैसे काम करती है हाथी। इस झुंड में एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। एक झुंड में क्या होते हैं? 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, मीन्स हथनी ही, फीमेल हाथी जो होती है, फीमेल एलिफेंट जो होती है, उस झुंड की नेता होती है, मीन्स लीडर होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। मीन्स जो मेल हाथी रहता है वो 14 से 15 साल तक रहता है, उसके बाद फिर झुंड छोड़कर चला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लंगूर के बारे में। बबून्स। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपनी पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। ऐसे लंगूर को आपने देखा भी होगा, आपके घर में भी आते हैं और आप अगर उनको परेशान करते हैं तो बहुत तेज़ी से अपने दांत को दिखाते हैं, उसके साथ साथ आवाज़ भी करते हैं। मीन्स जब ये मुसीबत में होते हैं तो एक अलग प्रकार का आवाज़ निकालते हैं, जो साथी जो उनके होते हैं उनको संदेश देते हैं, जिससे कि वो लोग भी चौकन्ना हो जाते हैं। तो अब हम डॉग के बारे में, कुत्ता के बारे में डिस्कस करते हैं। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी होती है, मीन्स इनकी जगह अलग अलग जगहों पे इनकी बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, इसीलिए हर जगह कहीं न कहीं सुसु करते रहते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो इलाका है मेरा है, और दूसरे इलाका का कुत्ता भी आकर के यहाँ पे अगर कोई शौच करेगा तो जिससे पता चल जाएगा कि ये दूसरे इलाके का कुत्ता आया हुआ था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सांप के बारे में। सांप, स्नेक बहुत ही जहरीला सांप होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। क्या होते हैं? केवल 4 टाइप्स के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम क्या हैं? नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। क्या आपने सांप को अपने पास से देखा है? पास से अगर देखा है तो वीडियो में कमेंट करिएगा कि मैंने पास से देखा है, और ये कैसे होते हैं इसके बारे में कमेंट करिएगा। नाग 4 टाइप्स के होते हैं, नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो 2 खोखले दांत होते हैं ना, उसके तो जहर जो होता है उसी से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, और इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। कौन सी नाम की? सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से बनाई जाती है। मीन्स जहर जहर को काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जहर जहर को काटता है। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि वो पूरा निगल जाते हैं। सांप जो होते हैं कोई भी शिकार करेंगे तो उसको निगल जाते हैं, मीन्स उसको अंदर लील जाते हैं, घोट जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन, वाइब्रेशन को ही सुन पाता है। और सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरे को क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। और राजस्थान में कालबेलिया डांस भी किया जाता है। राजस्थान में कालबेलिया नाच
में जैसी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, मीन्स नागिन डांस। क्या होता है? नागिन डांस होता है। ये कालबेलिया नाच तो क्या होता है? नागिन डांस होता है, जो हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। किसमें? नागिन डांस में। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करता है। क्या करता है? सांप जो होता है खेतों में चूहा से बचाने को मदद करता है, चूहे को ये खा जाता है, अपना शिकार बना लेता है। सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं। वो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन बीन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी उसकी होती है उसके अकॉर्डिंग वो हिलते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। क्या कहते हैं? नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी, कालबेलिया जाति के जो रोशन नाथ जी हैं, अपनी जाति में बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं, सांप को पकड़ते हैं। अगर किसी भी गांव में सांप निकला हुआ है तो उसको पकड़ करके फिर लेके जा करके उनको जंगलों में छोड़ देते हैं, जिससे कि सांप को मारा नहीं जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? केचुओं के बारे में। केचुओं को क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं। ये हमारे फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों के, मीन्स हम भी तो किसान ही हैं, मीन्स हम लोग के ये फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और प्लांट्स को, पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। क्या बनती है? इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप फार्मर्स हैं तो फार्मर्स का एक सपोर्ट करिएगा। हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट रहें। मैं आपको एक अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा सीटेट के नंबर गेन करने के लिए, सीटेट में अच्छे नंबर से पास होने के लिए। उसके बाद मैं एक ऐसा सिस्टम भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कि आप लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू भी लिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप लोगों ने कैसे सीटेट को क्रैक किया है। तो अच्छे से अच्छे इस वीडियो को देखते रहिए, उसके साथ साथ अपने सीटेट के नंबर में इंक्रीज करते रहिए, जिससे कि आप पास हो सकें। तब हम वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं चींटियों के बारे में। किसके बारे में? चींटियों के बारे में डिस्कस करते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। क्या देती है? रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। सिपाही जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो बिल होती है जिसमें वो लोग रहती हैं, जो उनका घर होता है, उनका सिक्योरिटी का काम करती हैं, ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। आपने एक स्टोरी भी पढ़ा होगा, द एंट एंड द ग्रासहोपर। जो एंट होती है वो क्या करती है कि जो गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फूड इकट्ठा करती है। ग्रासहोपर होता है क्या करता है कि वो फूड इकट्ठा नहीं करता है, वो टिर टिर करते रहता है। तो मीन्स ये एक स्टोरी दी गई है, वहाँ से बहुत सारे मोरल वैल्यू निकलते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, चींटियाँ, काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढ करके क्या करती हैं, बिल तक लेके जाती हैं। और चींटियाँ चलते समय कुछ गंध छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूखकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट, ये क्या है? सोशल इंसेक्ट्स हैं। कौन कौन होते हैं सोशल इंसेक्ट्स? दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ क्या होते हैं? ये सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं और ये समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। अब मच्छर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे शरीर की गंध खासकर पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कौन? जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। हमारे शरीर की गंध से और पैर की तलवे से को हम लोग गर्मी जो होती है उससे भी ये लोग क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। मच्छर कहाँ पे अंडे देते हैं?
पानी में अंडे देते हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खी से क्या फैलती हैं? डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियों अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं। क्या करती हैं? मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं, मीन्स कंटामिनेटेड फूड कर देती हैं, फूड को कंटामिनेटेड कर देती हैं। अगर हम उस कंटामिनेटेड फूड को खा लेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं मच्छर से बचने के लिए क्या क्या हमको करने चाहिए। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, ब्रीडिंग को रोकने के लिए पानी में तेल डाल देना चाहिए। क्या डालना चाहिए? केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे कि उसका जो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और जो उसके लार्वा रहेंगे उसके सतह पे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पानी में डूब जाएंगे। अब जब पानी में डूब जाएंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाते हैं। घरों में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। आसपास पानी जमा न होने देना चाहिए, अपने आसपास पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। और पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना चाहिए। किसको? पानी के बर्तन जिसमें पानी रखे जाते हैं, टंकी होती है जो, कूलर को साफ करके रखना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आप अलग बहुत सारी बीमारी, मच्छर से फैलने वाले बीमारियों से आप बच सकते हैं। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने चाहिए। पानी में मछलियाँ डालने से भी मच्छर के अंडे को खा जाती हैं। जो कुछ मछलियाँ, गैम्बूसिया जैसे मछली होती है, तो क्या करती है, जो मच्छर के लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, उनको खा जाती है। अब रेशम का कीड़ा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मीन्स रेशम के कीड़े के पालन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो फीमेल सिल्क रेशम होती है, फीमेल रेशम के कीड़े होते हैं, उसको कई किलोमीटर की गंध से पहचान लेता है। अब हम चूहा के बारे में डिस्कस करते हैं। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, और लेकिन इसे इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। और चूहे एक मैमल्स में आते हैं, मीन्स ये भी बच्चा देने वाले होते हैं। अब हम पक्षी के बारे में डिस्कस करते हैं। पक्षी, बर्ड्स, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना घर, घोंसला, नेस्ट इसलिए बनाते हैं कि वो अंडे दे सकें उसमें जा कर के। अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में भी बनाते हैं। पेड़ों पे भी बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं, उसके साथ साथ पानी में भी घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर जो पक्षी होती हैं उनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखना का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अलग अलग वस्तुओं को दोनों साइड में देखेंगे, देख सकते हैं, लेकिन जब सामने देखेंगे तो एक ही वस्तु को दोनों आँखों से देखेंगे। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली जो होती हैं घूम नहीं सकती हैं। ज़्यादा जो पक्षी होती है उनकी पुतली जो होती है घूम नहीं सकती। जैसे हम लोग की आँखों की पुतली घूम लेती है, वो घूम नहीं पाती, और अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास को देखते हैं। आसपास को जो कैसे देखते हैं? अपनी गर्दन को घुमा करके ही देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं, और उनके नए पंख आते रहते हैं, और पुराने जो पंख जो होते हैं वो झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, मीन्स अलग अलग डेंजर जो होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग आवाज़ें भी निकालते रहते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। छोटे छोटे मतलब छिद्र होते हैं, उन्हीं की मदद से वो सुनते हैं। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। उनके सिर की तुलना में उनका आँखों का आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं।
जब उड़ते हैं तो टकराने से बचाती हैं। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते रहते हैं। अपना सिर हिला करके ही वो चारों तरफ की वस्तुओं को देखते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग होता है। क्या होता है? मुलायम भाग। और पंखों के दोनों ओर बार्ब कहलाते हैं, जिसको हम बार्ब बोलते हैं। बार्ब रेचिस की शाखाएं होती हैं जो पंख की कलम के ऊपरी हिस्से की से निकलती हैं। पंख के कलम के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। बार्ब में और छोटी शाखाएं होती है जिन्हें बारबुल कहते हैं। बारबुल में हुक शेप्ड बार्बिकल होते हैं जो पंख को सुडौल और मजबूत बनाते हैं। कैसे होते हैं? हुक शेप्ड बार्बिकल होते हैं जो पंख को सुडौल बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। रेचिस, किल और खेलेमस पंख के अन्य हिस्से होते हैं, परंतु वे मुलायम नहीं होते हैं। रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है और कलम से निकलकर पंख का पतला, सीधा और मजबूत हिस्सा बनता है। किल पंख की कलम का सबसे मोटा, सख्त और सपाट हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा में सम्मिलित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्या है। केलेमस पंख की कलम का सबसे निचला सपाट और पारदर्शी हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा से संपर्क में नहीं होता है। बसंत गौरी कौन? अब बारबेट पक्षी के बारे में डिस्कस करते हैं। बसंत गौरी मतलब बसंत के सीजन में ये निकलने वाली चिड़िया होती है। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। कैसे करती है? टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। मीन्स इसको कट फोड़वा भी करते हैं या वुड पीकर भी कहते हैं। ये बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। तने में छेद करके घोंसला बनाती है। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं। शकरखोरा सूर्य पक्षी या सनबर्ड इसको बोलते हैं। शकरखोरा को सूर्य पक्षी या सनबर्ड भी बोलते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। क्या बनाती है? लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और इनका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले और पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। किन किन चीज़ों से बना होता है? तो बाल से बना होता है, मकड़ी के जाले से, पतली टहनियों से, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है इनका घोंसला। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दर्जिन चिड़िया। दर्जिन की चिड़िया कैसे बनाती है? टेलर। दर्जिन मतलब टेलर, जो दर्जी होता है ना उसको टेलर बोलते हैं। तो ये ऐसी बर्ड्स है जो दर्जी का काम करती है, इसलिए टेलर बर्ड्स इसको बोला जाता है। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, मतलब सी कर लेती है। सीविंग, जैसे जो टेलर होता है कपड़ों को सिलता है तो वैसे ये भी सी लेती है। उनसे एक थैली बना लेती है और उसमें क्या कर लेती है? अंडा दे देती है। अंडा दे करके अंडे को हैचिंग करती है। हैचिंग करके उसमें से अपने बच्चे को पोषण करके निकाल देती है बाहर। चीलबाज और गिद्ध के बारे में, काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से कितने गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं? तो 4 गुना दूर देख पाते हैं। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। कैसी होती है? चील की पूंछ खांचे वाली होती है। मीन्स गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा कर साफ कर देता है। गिद्ध जो होता है क्या करता है? जो मरे हुए जानवर हैं उनको खा करके साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता रहता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। और कौवे, गिलहरी और बिल्ली और चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कौन? कौवे की, गिलहरी का, बिल्ली का और चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। कौन? ये लोग, ठीक है। अब नर वीवर पक्षी, मेल वीवर पक्षी, बर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं। फिर उसमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती हैं। नर पक्षी क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं और जो मादा वीवर पक्षी होती है जा करके जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें अंडा देती है। मीन्स ये रानी होती है, अच्छा से देखती है कि कैसे क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, घर कैसा बना है।
फाख्ता, डव के बारे में डिस्कस करते हैं। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मीन्स 360 डिग्री पे घुमा सकता है। कौन? उल्लू 360, एक सर्कल के टाइप घुमा सकता है। सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह सिर के सामने होती हैं। उल्लू की आंखें सिर के सामने होती हैं जैसे इंसानों की होती हैं, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। अब मैना के बारे में डिस्कस करते हैं। मैना जो होता है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपने सर को या गर्दन को आगे पीछे करता रहता है, तो कौन है? मैना है। इसमें से यही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, उसके साथ साथ इसको नोट डाउन करेगा। अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रभाकर एकेडमी के नोट्स को भी पा सकते हैं, हमारे प्रभाकर एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं करके। ओके दोस्तों, अब कलचीड़ी चिड़िया के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन रोबिन, कलचीड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे बनाती है? पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी होती हैं। क्या होती है? नाजुक टहनी होती है। जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है इसमें। क्या होता है? जड़ होती हैं, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है, सब बिछा करके बनाती है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है कलचीड़ी चिड़िया। आप इसको देखे भी होंगे अपने घर पे, अपने गांव पे भी देखे होंगे। अगर गांव में आप बिलोंग करते हैं तो गांव से इसको आप देखे होंगे। कलचीड़ी चिड़िया को बहुत फुदुक फुदुक करके भागती है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कैसी होती है? चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा, अब कौवा के बारे में डिस्कस करते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी भी चीज़ें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है, तो कौन है? तो कोयल होती है। कोयल कैसे आवाज़ करती है? कू कू की आवाज़ करती है। ठीक है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है और पहचान नहीं पाता। जब देखता है कि आवाज़ दूसरी तरह की निकल रही है तो लास्ट में जाकर के पहचान जाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घोंसला बनाती है अपना। हम लोग के घरों में भी इस पर जो गौरैया है ये घोंसला बनाती रहती है। इन लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगता है, पकड़ने का मन करता है बट पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। पीजन्स, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ पे बनाते हैं? पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कभी कभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में भी लगभग सरकारी स्कूल था, तो मीन्स वो लगभग खंडहर के टाइप को हो चुका था, तो वहाँ पे भी ये लोग अपना घोंसला बनाए हुए थे। ठीक है। साइबेरियन क्रेन क्या होता है? साइबेरियन सारस क्रेन एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा में निवास करते हैं। यह पक्षी प्रवासी होता है, मीन्स ब्रीडिंग, शेल्टर और अपने सुरक्षा के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाते भी रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रवासी पक्षी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट, साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी हैं जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अपने प्रजाति के स्पेसीज के साथ रहते हैं। वे प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं और ये गंभीर रूप से खतरे में हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। जब गंभीर रूप से खतरे में रहेंगे तो इनकी संख्या बहुत धीरे धीरे करके कम होती चली ही जाएगी। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के जो कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों में देती हैं। कौन? मछलियाँ खतरों की जो चेतावनी होती है, डेंजर आता है तो एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन को, जो हमारी जलीय जीव है,
ठीक है, ये गंगा में भी पाई जाती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों के काटने और कुतरने के कारण इन्हें दांत घिस जाते हैं। मीन्स इसको रोडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोडेंट एनिमल्स। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। ठीक है, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और दांतों के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अब पक्षियों की चोंच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स बर्ड्स बीक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी होती है, हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। और कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ के कीड़े या अन्य छोटे जीव को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चीज लंबी होती है, पतली सुई जैसे होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली। क्या होती है? निस्पंदन करने की प्रणाली, छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी छान करके उन्हें बाहर निकाल देते हैं कीचड़ को। पक्षियों के पंजे, क्लाव ऑफ बर्ड्स। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, जिससे ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर होते हैं। जिन पंछों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियों और पीछे की 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया, स्पैरो। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, और जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की अंगुलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर अपनी आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर अपनी मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे क्रेन, सारस, बगुला, ये सब जो होते हैं। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार करने में, पकड़ने में मदद करता है। जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर होते हैं। अब जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। शीत स्वाप, हिबेरेनेशन। हिबेरेनेशन ऐसी स्थिति होती है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने के लिए या ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपनी हृदय की गति को धीमा कर देता है, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। मीन्स अपने हार्ट बीट्स को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उससे दौरान जानवर के शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे कि आसानी से वो रह सकता है। ठीक है, अब हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमा हो जाते हैं और काम कम चलते हैं। कुछ अन्य जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं और वसंत तक नहीं उठते हैं। ऊर्जा के संरक्षण और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ जानवर ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए भालू, चमगादड़, ग्राउंड होग हाइबरनेट करते हैं। मीन्स अपने जो हार्ट की जो गति होती है, हार्ट बीट्स होती है, उसको कम कर देते हैं। हाइबरनेशन इज अ स्टेट टू रिड्यूस। हाइबरनेशन एक स्टेट होता है जिसमें रिड्यूस किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिड्यूस किया जाता है ऑफ एंड बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस किया जाता है। दैट सम एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं, इंटर ड्यूरिंग विंटर, जब वह विंटर आता है तो टू कंजर्व एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एंड सर्वाइव हार्श कंडीशन को में सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स बियर्स, बैट्स एंड ग्राउंड हॉग्स हाइबरनेट होते हैं। मीन्स अपने हार्ट बीट को कम कर देते हैं। झंकारना, स्टेरिडुलेशन, शरीर के कुछ हिस्सों को आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? शरीर के कुछ हिस्से को आपस में रगड़ करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
करने की क्रिया को झंकारना स्टीरियोड्यूलेशन बोलते हैं। यह व्यवहार ज़्यादातर कीड़ों से जुड़ा होता है, किससे? इंसेक्ट से जुड़ा होता है, लेकिन अन्य जानवर जैसे मछली, सांप और मकड़ी भी ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए झिंगुर, झिंगुर देखते होंगे कि आवाज़ कैसे करते हैं, टिड्डे कैसे आवाज़ करते हैं, इसको आपने सुना भी होगा। और सिकाडस भी है, सिकाडस भी आवाज़ करते हैं। स्टीरियोड्यूलेशन इज द एक्ट, स्टीरियोड्यूलेशन क्या है? एक एक्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने का, बाय रबिंग टुगेदर सर्टेन बॉडीज पार्ट्स, कुछ सर्टेन बॉडीज पार्ट्स को रब करके आपस में। दिस बिहेवियर इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ इंसेक्ट्स, ये बिहेवियर ज़्यादातर करके एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किसके? इंसेक्ट्स से। बट अदर एनिमल्स सच एज फिश, जैसे फिश, स्नैक्स एंड स्पाइडर्स आल्सो डू दिस, इसको भी करते हैं, स्टीरियोड्यूलेशन को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्रिकेट्स, झिंगुर, ग्रासहोपर्स, टिड्डा एंड सिकाडेट्स स्टीरियोड्यूलेट्स, ये स्टीरियोड्यूलेट्स करते हैं। अब हम झाड़ना बोलते हैं। झाड़ना क्या होता है? मॉल्टिंग क्या होता है? यह वह तरीका है जिसमें एक जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के हिस्से, आमतौर पर बाहरी परत या आवरण को, आमतौर पे बाहरी परत या आवरण को वर्ष के एक विशेष समय पर या अपने जीवन चक्र में छोड़ देता है। इसमें एपिडर्मिस मीन्स त्वचा, पेलेज, बाल, पंख, फर, ऊन या अन्य बाहरी परत को छोड़ना शामिल हो सकता है। किसको किसको छोड़ सकते हैं? वो सब त्वचा को या बाल, पंख, फर या ऊन को छोड़ सकते हैं। कुछ समूहों में शरीर के कुछ अंगों को छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सांप, सांप जो होता है क्या छोड़ता है? केचुल छोड़ता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, हम लोगों के गांव में केचुल बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जहाँ पे आप रहते हैं इसको, एपिडर्मिस को, त्वचा को क्या बोलते हैं जो सांप छोड़ते हैं। ओके दोस्तों, छिपकली जो होती है क्या करती है? अपने कभी कभी डेंजर से बचने के लिए क्या करती है कि अपने जो उसकी पूंछ होती है उसको काट करके गिरा देती है, जिससे कि जो खतरा होता है उस पूंछ के पास चला जाता है और अपने बच करके मतलब कि उस खतरे से बाहर निकल जाती है। उभयचर और कीट निर्मोचन भी होते हैं। मॉल्टिंग इज द मैनर, मॉल्टिंग क्या है? एक मैनर है इन विच एन एनिमल, जिसमें एक एनिमल रूटीनली कैट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते, छोड़ देते, रूटीन के अकॉर्डिंग, मीन्स समय समय पे अपने चीज़ों को छोड़ते रहते हैं। यूजुअली द आउटर लेयर ऑफ और कवरिंग, जो आउटर लेयर होता है सामान्यतः आउटर लेयर को छोड़ते हैं या तो कवर को छोड़ देते हैं। एट पार्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर, पार्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर में, और एट स्पेसिफिक पॉइंट इन इट्स लाइफ साइकिल में। दिस कैन इन्वॉल्व सीडलिंग द एपिडर्मिस, इसको क्या बोलते हैं? सीडिंग ऑफ एपिडर्मिस बोलते हैं। पेलेज, हेयर, फीदर्स, फर, वूल, इन सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं, और अदर एक्सटर्नल लेयर को भी, फॉर एग्जांपल स्नेक्स, लिजर्ड्स, एम्फीबियंस, उभयचर कुछ होते हैं, एंड इंसेक्ट्स, मॉल्स भी निकालते हैं। छीलना क्या होता है? सीलिंग क्या होता है? छीलना, सीलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवर या पौधों के कठोर भारी भाग को हटाने की प्रक्रिया है। क्या है? सीलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवरों या पौधों के कठोर बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया है सेलिंग। ठीक है, इसमें खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल को तोड़ना, छीलना, काटना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मेवे, अंडे को अगर हमको खाना है तो उसके बाहरी छिलके को निकालना पड़ेगा। शंख है जो, उसको मटर को उससे बाहरी छिलके को हटाना पड़ेगा। फलियों को छिलका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो निकाला जा सकता है। सीलिंग इज द प्रोसेस, सीलिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग द हार्ड आउटर कवरिंग, जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको निकालने का, ऑफ सम एनिमल्स और प्लांट्स, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स को, दैट आर यूज्ड एज फूड, जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, दैट कैन इन्वॉल्व क्रैकिंग, पीलिंग और कटिंग द सेल्स, क्रैकिंग किया जा सकता है या पीलिंग किया जा सकता है या कटिंग किया जा सकता है सेल को, टू एसेज द एडिबल पार्ट्स inside. For example, sealing can be done to nuts, eggs, shellfish, peas and beans में भी हो सकते हैं। वातावरण में बदलाव के कारण जीवों का अपने शरीर में बदलाव, चेंजेज इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जब बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बॉडी में भी चेंजेज आते हैं। जैसे पर्यानुकूलन कहते हैं इसको, एसिमिलेशन,
ऐसी एक्लीमेटाइजेशन, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याएं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटा बदलाव करता है तो यह पर्यानुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यानुकूलन कहलाता है। थोड़े समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जिससे वह अपने परिवेश में रह सके को पर्यानुकूलन कहते हैं। यह परिवर्तन कम अवधि के लिए होता है। किसने के लिए होता है? कम अवधि के लिए होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अनुकूलन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई जीव पास पड़ोस के वातावरण में रहने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। इसमें जीव का शरीर पर्यावरण के लिए अनुसार बदलता रहता है, पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे डेंट की पीठ पर कुबड़ जिसमें चर्बी होती है, मीन्स किसमें चर्बी होती है? तो हमारे कैमल के ऊपर होती है, जिससे वो मरुस्थल की गर्मी से बच सकता है। मेढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? मेढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है। जीवों का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे वायरस कोरोना वायरस हो गया, वायरस, ठीक है। तो वायरस सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका आकार 20 से लेकर 20 से लेकर के 300 नैनोमीटर्स होता है। कितना होता है? 300 नैनोमीटर, 20 to 300 नैनोमीटर्स का होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये विषाणु वायरस से थोड़े बड़े होते हैं। किससे? विषाणु से थोड़े बड़े होते हैं जिनका आकार 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर होता है। नैनो छोटा है और माइक्रो थोड़ा सा उससे बड़ा है। अब कवक, फंगी जो होते हैं ये जीवाणु से, मतलब कि बैक्टीरिया से क्या होते हैं? भी बड़े होते हैं, बैक्टीरिया से बड़े होते हैं जिनका आकार 2 से लेकर के 10 मिलीमीटर्स होता है। मीन्स मिलीमीटर्स नैनोमीटर से बड़ा है और माइक्रोमीटर से भी बड़ा है। शैवाल एल्गी, जो शैवाल एल्गी के बारे में सबसे पहले ऑक्सीजन जो बनी थी तो शैवाल से एल्गी से ही बनी थी। सबसे बड़े होते हैं शैवाल। क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं जिनका आकार 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एल्गी हो सकते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उद्यान। भारत के प्रमुख वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। ये पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, या उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कहाँ पे है? नैनीताल जिले में है। ठीक है। यहाँ बार्थों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ पे बार्थों की आबादी बहुत अधिक है। अब हम गिर नेशनल पार्क हम देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। ग से गिर, ग से गुजरात। ये याद कर लीजिए कि गिर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए उसके सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है। टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे एशियाई सिंह होते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, मीन्स हमारे स्टेट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है। अब ये दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है दुधवा नेशनल पार्क, जो नेपाल से सटा हुआ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान। ओके दोस्तों, अब हम कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह सिक्किम में है। कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत में
शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह प्राकृतिक है, कुछ नेचुरल विरासत भी होते हैं और तो कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, तो ये इसे प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कब? 17 जुलाई 2016 को। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा स्थित है। कहाँ पे? कंचनजंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। दाचीग्राम का अर्थ है 10 गांव। दाचीग्राम का अर्थ है 10 गांव। तो दाचीग्राम का क्या अर्थ है? 10 गांव। यह उद्यान होंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के लिए घर के तौर पर जाना जाता है। कश्मीरी हिरण के घर के वहाँ पे उनका शेल्टर है, आवास है, जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे, सुनहरे चील। और उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत भी, ओक भी पाए जाते हैं, बलूत भी पाए जाते हैं। अब चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के अभयारण्य, इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर और सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति भी पाए जाते हैं। मीन्स ये जो चंद्रप्रभा अभयारण्य है ये हमारे बनारस के बगल में ही है। बगल में पहले जो चंदौली था वो बनारस में ही था, मुगलसराय भी बनारस में ही था, अब थोड़ा सा अलग हो गया है, तो वो चंदौली में होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर है। नंदा देवी चोटी कितनी ऊंचाई पे है? 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, तो ये वैसे ये भी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम कौन है इस समय? ममता बनर्जी हैं। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव वन जो होते हैं अपना ऑक्सीजन लेने के लिए जड़ें उनकी बाहर निकली होती हैं जिससे कि ऑक्सीजन लेती हैं, और बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। ये इन्हें क्या बोला जाता है? फेफड़ा भी बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है मैंग्रोव वन को। क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है। क्या है? एकमात्र नदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जहां बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई को क्या बनाया था? इसे 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 4 मई को। अब हम डिस्कस करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है, मीन्स बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब बायो मतलब जीव और स्फीयर मतलब मंडल। रिजर्व बनाता है जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। और हम डिस्कस करते हैं पश्चिमी घाट मीन्स वेस्टर्न घाट के बारे में। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 तप्त स्थलों हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स 8 ताप स्थलों में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, सूची में शामिल किया गया था। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये? कि
ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो असम में है, इसको भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, जो कहाँ पे है? राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान स्टेट में है। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाईपुर माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल बाघ 3 परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का में 1978 से व तीसरी परियोजना में 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं आगे मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सरसों का अनुसंधान केंद्र भी है। ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा भी गया था कि सरसों का अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? टीचिंग एग्जाम में राजस्थान के पूछा गया था, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम भूमि भी है, वेटलैंड्स भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट्स मीन्स रामसर साइट्स घोषित किया गया है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी आते हैं, साइबेरिया से क्रेन भी आते हैं। हमारे बनारस में भी साइबेरिया से क्रेन आते हैं, जो लगभग जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में आते हैं हमारे गंगा के तट पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दूसरी क्या है? एक गैरसेड है। यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? साउथ बटन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मीन्स आइलैंड में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में। कौन सा है? हिमिस लद्दाख में। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ मणिपुर में है, राष्ट्रीय उद्यान है जो, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में। कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क असम में है। हाँ, तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में सुल्तानपुर के लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो हरियाणा में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरल में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, वीडियो को स्किप न करते हुए, तो आप अच्छा नंबर गेन करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे, तो मैं आपका इंटरव्यू भी लेने के लिए तैयार हूँ। ओके दोस्तों, तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो नमस्कार दोस्तों।